देखिए, पहले तो बंगाल की घटना बहुत शर्मसार करने वाली है। बहुत निंदा इसकी पूरे देश में, दुनिया में भी हुई है। एक लेटर लिखा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। वो पहले से ही है, लेकिन कवर अप करने के लिए उन्होंने लिखा कि लोगों को लगे कि जैसे कोई फास्ट ट्रैक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाओं, बच्चों पे कोई इस तरह के अपराध होते हैं तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, लेकिन बंगाल ने इस दिशा में कोई विशेष काम ही नहीं किया। पूरे जिलों में खोले ही नहीं। हाँ, और अगर सबसे कम अगर इस दिशा में काम हुआ तो बंगाल में ही हुआ। तो ये सब चीज़ें सामने आने पे ये सब चीज़ें कवर अप करने की है। घटना निंदनीय है, शर्मसार करने वाली है। इन चीज़ों से कोई कवर अप होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जो कानून आया है उसमें उन्होंने भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 4 है और सेक्शन 64 है, ये सब कवर अप की चीज़ें हैं सब। और विषय यही है, जो चीज़ें सामने आ रही है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे इस पर ज़्यादा बोलना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जजेज हैं उन्होंने किस तरह का ऑब्जर्वेशन दिए सब आपके सामने है। लेकिन सर, इसी विषय की चूंकि बात चल रही है, हम कोर्ट और उस केस की मेरिट पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो विषय आ रहा है कि 20 दिन के अंदर फांसी की सजा, और ये क्या ये पॉसिबल है? हम फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, हर व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन न्याय की एक प्रक्रिया भी तो है। देखिए, प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। डेडिकेट कोर्ट बन जाते हैं तो उसमें निर्णय जल्दी आते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई, इसलिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है ना। नहीं तो स्पेशल कोर्ट काहे के लिए बने? कोर्ट तो पहले से थे। कॉमर्शियल कोर्ट क्यों बने? कोर्ट तो पहले से थे। मीडिएशन कोर्ट क्यों बने? तो स्पेशल जब कोई कोर्ट बनता है तो उसका पर्पज यही है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करे, लेकिन प्रक्रियाओं से तो गुजरना ही पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ, प्रक्रियाओं को अगर नहीं गुजरेंगे तो फिर न्याय, जिसको हमने जुरिस्प्रूडेंस में न्याय कहा है, वो कहीं न कहीं बाधित होता है। भारतीय न्याय संहिता का आपने जिक्र किया। चूंकि हम संवाद का जो विषय है वो स्वर्णिम शताब्दी की ओर है, भारत की स्वर्णिम शताब्दी के लिए ज़रूरी है वो कानूनी सुधार भी, जिसका जिक्र आप भी करते रहे कहें कि भारतीय न्याय संहिता उन तमाम चीज़ों के सुधारों को इनकॉर्पोरेट करते हुए लाई गई है। क्या आपको लगता है कि अभी भी, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट्स कई चेंजेस कह रही हैं, इस न्याय संहिता में और कितने बदलाव अभी और होना बाकी हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आपने भी अपने अखबार अमर उजाला में छापी है, कई आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, एडिटोरियल भी पढ़े हैं। बहुत इसका कंसल्टेशन हुआ। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसके बाद ये अवसर आया कि संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। उस साल में हम प्रवेश कर गए, वो चल रहा है। आप भी स्वर्णिम शताब्दी की ओर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी 75 साल हो गए। तो ये हुआ कि ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें सुधार होगा कि नहीं होगा। तो पूरा कंसल्टेशन होने के बाद भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून हम लेकर के आए। 1 जुलाई 2024 से ही पूरे देश में लागू हो गए। इसकी वर्कशॉप भी हमने कई जगह की। छोटे मोटे ऑब्जेक्शन भी आए। सरकार संवेदनशील है, अगर कोई उपयुक्त सुझाव होगा तो निश्चित रूप से वो हम सुधार करेंगे। जैसे अभी आपने अभी इससे पहले हिट एंड रन वाले केस में वो इसी का ही पार्ट था। तो सरकार तो संवेदनशील है ना। जब कोई अच्छा इनपुट आता है और लगता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो सरकार निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ सुधार भी करती है। सुधारों की प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, और कानून में बहुत सारे सुधार हुए, हम लोगों ने भी देखे उन तमाम सुधारों की प्रक्रिया के बीच में। लेकिन कानूनी प्रक्रिया को लेकर, चूंकि आप कानून के जानकार भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन से लेकर कानून मंत्रालय तक, लेकिन आमतौर पर जो जनता के बीच धारणा होती है वो तो यही होती है, वो फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। न्याय व्यवस्था में जस्टिस डिलेड क्यों है हमारी प्रक्रिया के अंदर इतना?
मैं आपने जस्टिस शायद डिनाइड नहीं कहूंगा। आपने शायद कल परसों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में सम्मेलन था उससे कुछ चीजें उठाई होगी। हमारी राष्ट्रपति जी ने भी इस विषय को रखा, मैंने भी रखा था जी। देखिए, हमने एक अभी विश्लेषण पेश किया है जुडिशरी के सामने कि आप आने वाले समय में जो आपके पास पेंडिंग कोर्ट केसेज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है, उसका आप एजिंग एनालिसिस करें। कौन सा मामला 5 साल से पेंडिंग है, कौन सा मामला 10 साल से पेंडिंग है, कौन सा 15 साल से, कौन सा 20 साल से, कौन सा 25 साल से, कौन सा 30 साल से, इससे ज़्यादा भी है। तो जब आप एजिंग एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने पुराने मामले चल रहे हैं। तो ये पुराने मामले जिनमें अगर जल्दी कार्रवाई होगी तो मुकदमे जो पेंडिंग है उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। यही विषय मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, उसमें ये विषय रखा था। जुडिशरी से संवाद भी करते हैं और आपका के दायित्व में एक चीज ये भी शामिल है, लेकिन आमतौर पर जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोगों के बीच में चर्चा होती है, लोगों को लगता है कि जरूरत पड़ती है तो आधी रात को भी कोर्ट खुल जाता है और नहीं तो ये केस 25-25 साल तक चलते हैं जैसा आप कह रहे हैं। तो ऐसा ये विभेद क्यों? देखिए, वो जुडिशरी का जब जुडिशरी समझती है कि इसकी इंपॉर्टेंस है वो विषय अलग है, लेकिन हमारा विषय है कि जो पेंडिंग केसेस है उसका अगर एजिंग एनालिसिस जुडिशरी करेगी तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आएगी। आपके पास एक और जिम्मेदारी है, वो है संसदीय कार्य मंत्रालय की। जी। तो संसद का ये जो बदला हुआ स्वरूप है, अभी गडकरी जी बैठे थे, वो आंकड़ों का सवाल पूछा गया था। 240 के बाद संसद के अंदर अपोजिशन का जो आंकड़ा बढ़ा है उससे संवाद सेतु ठीक हुआ है या गड़बड़ाया है? आपने 2 सेशन अभी देखे होंगे ना। एक स्पेशल सेशन जब वो शपथ, जब सांसद सदस्यों ने शपथ ली, वो सेशन था जिसमें राष्ट्रपति का धन्यवाद देने का प्रस्ताव था और प्रधानमंत्री जी की रिप्लाई थी। दूसरा भी बजट सेशन देखा होगा। देखिए, लोकतंत्र में जो सरकार काम करती है वो लोकतंत्र में जब बहुमत मिलता है तभी करती है, नहीं तो कर नहीं कर सकती। 240 बहुमत का आंकड़ा नहीं है, बहुमत का आंकड़ा 272 है। और जब कोई दल और उसके साथी मिल करके 272 को क्रॉस करते हैं तभी सरकार बनती है। इसलिए हम सरकार में हैं, हम सत्ता में हैं। लेकिन 240 की बात तो बहुत होती है, लेकिन इसी चुनाव में उड़ीसा जैसा राज्य है जहाँ 21 में से 20 सीटें हम जीतते हैं। आंध्र प्रदेश में हम नोटा से भी कम थे, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 के चुनाव में, वहाँ हम सरकार में आते हैं और सरकार बनाते हैं। केरल में हम कभी नहीं जीते, वहाँ हम 1 सीट जीतते हैं। तो ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहा, ऐसी बात नहीं है।